यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। Namaskar. Welcome to the third chapter of the NCERT series of 9th class of economics. मेरा नाम वसु कटारा है. I hope you are liking this series and you are liking every video as well. YouTube पर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नीचे थम्स अप का ऑप्शन आता है, प्लीज उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने लाइक को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को शो भी करिएगा. We have studied these two chapters, first two chapters, and now we are studying the third chapter, which is called poverty as a challenge or poverty as challenge. Chapter 3 का बड़ा simple logic है. गरीबी की पूरी understanding build करनी है. What is poverty? How is poverty created? Different concepts around it, and how it is a challenge, and every challenge has a solution. इसका solution क्या है? What is poverty? बहुत अच्छा सवाल है, सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा. पावर्टी इज अ स्टेट और एक कंडीशन. पावर्टी एक हालात है, एक अवस्था है. इट इज अ स्टेट, हमारी इंसान की एक स्टेट है, ये एक कंडीशन है जो कि एक पर्सन को और अ कम्युनिटी, एक समुदाय को, एक ग्रुप को, हमारी सोसाइटी के एक सेक्शन को इम्पैक्ट करती है, जहां पे उनके पास लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, और इसके साथ साथ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है. फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी, जीवन में अपॉर्चुनिटीज की कमी, एंड लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एंड लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. जीवन जीने के लिए जो कुछ बुनियादी बिल्कुल जरूरी चीजें चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उनकी अगर कमी हो दोस्तों तो उसको कहते हैं गरीबी. और यही चैप्टर फोकस करता है कि 1947 के बाद से इंडिया की पावर्टी के डायमेंशन में हालात रहे क्या थे. वर्ल्ड बैंक जो है वो पावर्टी को कहता है अनएक्सेप्टेबल डेप्रिवेशन ह्यूमन वेलबीइंग, कि इंसान का विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता. वी ह्यूमंस कैन नॉट डेवलप when we are deprived of the basic resources of life. How can we develop? On multiple dimensions we are lagging behind. और इसी वजह से गरीबी हमारे सोसाइटी को, हमारी पॉपुलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है दोस्तों. एक इंसान को तो करती करती है, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, एंड अल्टीमेटली कंट्री को भी इम्पैक्ट करती है. वर्ल्ड बैंक तो ये कहता है कि अगर आप दिन का $3 भी नहीं कमाते हो तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना कर रहे हो, एक्सट्रीम डिप्रिवेशन का सामना कर रहे हो. आप बहुत ज्यादा गरीब हैं अगर $3 भी आप डे का नहीं, पर डे का नहीं कमाते. $3 मतलब वही 270-280 रुपए के आसपास. अगर आप दिन का नहीं कमाते, अगर महीने का देखें तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज के आसपास. अब इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है जो दिन का 9,000 भी नहीं कमा पाती है. बट एक प्रॉब्लम बताता हूँ, इनकम पे देखने की, इनकम को देखने की एक प्रॉब्लम है. मेरे बूढ़े दादाजी, वो अगर रिटायर्ड हैं तो उनकी इनकम तो अभी जीरो है, ठीक है ना. रिटायर हो चुके हैं या उन्होंने अब काम करना छोड़ दिया है, उनके बच्चे काम कर रहे हैं. तो क्या मैं उन्हें गरीब कह सकता हूँ? नहीं. हो सकता है वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप उन्हें गरीब नहीं कह सकते. फिर तो आप उनकी इनकम मत देखिए. गरीबी सिर्फ इनकम से नहीं देखी जाएगी. गरीबी को देखने का एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन. कंजम्पशन, कि इंसान के पास पैसे की कमी है फिर भी वो क्या बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पा रहा है. इंसान के पास पैसे की कमी है, उसके बावजूद वो 2 टाइम 3 टाइम का भरपेट खाना खा पा रहा है, बीमारी में दवाइयां खरीद पा रहा है, अपना इलाज करवा पा रहा है. क्या ये पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा? ये देखा जाता है अगर आप इस डायमेंशन पे फोकस करो, ना कि इनकम पे. भाई कोई ना कोई तो कमा रहा है, वो कोई ना कोई कमाने के बाद आपके ऊपर खर्च दे रहा है, तो फिर आप गरीब किस बात के? आप गरीब नहीं रहोगे ना. तो बेसिकली यही एनालाइज किया जाता है पावर्टी के चैप्टर में. देश भर में क्या पावर्टी चल रही है उसको देखा जाता है पावर्टी लाइन के माध्यम से. उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज समझा दूं. गरीबी को ना आप
टाइप्स में बांट सकते हो और दो सिंपल टाइप्स में बांट सकते हो। एक होता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा होता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब पूर्ण गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब सापेक्ष गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस कंप्लीट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आपको इतना बेसिक समझ लेना है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सरकार के द्वारा एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, एक इमेजिनरी नंबर डिसाइड किया जाता है। इमेजिनरी मतलब पूरा ही इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं होता। इमेजिनरी शब्द का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ एक नंबर पर्सपेक्टिव के लिए अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, एक नंबर, एक अमाउंट डिसाइड करती है कि भाई 5,000 रुपये महीना तो चाहिए अगर इंसान को जीवन जीना है। बेसिक इतना तो चाहिए ही चाहिए। कल को महंगाई बढ़ी तो इसको करके 6,000 भी कर दिया जाएगा, उसके बाद 7,000 भी किया जा सकता है। मतलब ये इंक्रीज करती रहती है गवर्नमेंट, एडजस्ट करती रहती है गवर्नमेंट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप ये देखते हो कि रियलिटी में हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वो लोग जो गरीब हैं वो हैं कौन, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो आप आइडेंटिफाई करते हो बाय लुकिंग एट द इनकम ऑफ पीपल। और इनकम देखने का तरीका है ये हमारी पावर्टी लाइन को फाइंड करके। पावर्टी लाइन मतलब सरकार के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भाई 3 टाइम का खाना, बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया अगर निकालना है तो 5,000 रुपये महीना तो मिनिमम चाहिए इंडिया के अंदर। ऑल्दो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है क्योंकि हर स्टेट में महंगाई का लेवल अलग होता है, ठीक है ना। अब मुंबई के अंदर जैसे महंगाई ज़्यादा है, अगर आप वही किसी रूरल एरिया से, गांव के इलाके से कंपेयर करोगे, वहाँ उतनी महंगाई नहीं होगी। मुंबई में एक 60,000 रुपये में मकान किराए पे मिलता है, वो भी 1 BHK। और कहीं चले जाओ तो वहाँ पे 60,000 में तो पूरा बंगला मिल जाएगा रहने को आपको। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्राइसेस का लेवल दो एरियाज में अलग अलग होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में यही हम देखते हैं कि हम पॉपुलेशन के इनकम लेवल को दो पार्ट्स में बांट देते हैं, राइट। हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है। जिनको आप एक और टर्म से बोल सकते हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। ए फॉर अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा रेखा के ऊपर, एंड बी फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी इनकम कम रह गई, उनके लिए ही सरकार फिर ज्यादातर स्कीम्स चलाती है, इनिशिएटिव चलाती है, एफर्ट्स करती है ताकि सरकार इनकी गरीबी कम कर सके। ये आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में देखते हैं जहां पे आप देश की पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हो और कंपेयर करते हो। आप कंपेयर करते हो पावर्टी का लेवल अलग अलग कंट्रीज के बीच में। आप कंपेयर करते हो पावर्टी का लेवल आपकी ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के बीच में। आप कंपेयर करते हो पावर्टी का लेवल अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन के बीच में। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज होता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग देशों के बीच में, जिसमें आप अल्टीमेटली ये देख रहे हो कि क्या बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड पूरे हो पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के इतनी इनकम में पूरे हो पा रहे हैं। अगर इतनी इनकम में पूरे होते हैं और उससे कम कमाता है कोई, तो वो इंसान गरीब है जिसको सरकार की मदद की जरूरत है। इसलिए आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को देखते हो। कौन है आखिरकार जिनको सरकार की मदद चाहिए? सरकार से सस्ते घर, सरकार से सस्ता अनाज, सस्ता खाना, सरकार से कम कॉस्ट के अंदर फूड, शेल्टर, हाउसिंग जैसी फैसिलिटी किनको चाहिए, वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी या पूर्ण गरीबी हमने समझ ली, जहाँ पे आप एक इमेजिनरी लाइन जो पॉवर्टी लाइन होती है वो क्रिएट करते हो और गरीबी कंपेयर करते हो। बट दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटिव पॉवर्टी, ये क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हो लोगों की इनकम को। अब मैं कह रहा हूँ कि अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी गरीब है, आप मेरी बात पे हंस दोगे कि सर वो गरीब है तो फिर अमीर क्या होता है? देखो, इलॉन मस्क के मुकाबले तो गरीब है ना, इलॉन मस्क के मुकाबले उनका इनकम लेवल कम है। इलॉन मस्क के मुकाबले उनका इनकम लेवल कम है मुकेश अंबानी जी का। और शाहरुख खान का इनकम लेवल मुकेश अंबानी जी के कंपैरिजन में कम है। तो गरीबी यहाँ पे आप कंपेयर करते हो किसी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। शाहरुख खान की इनकम कम है, वेल्थ कम है मुकेश अंबानी जी के मुकाबले, उनकी कम है इलॉन मस्क के मुकाबले। मतलब रियल में ये लोग गरीब नहीं है, बट आप इनको कंपेयर जब एक दूसरे के साथ करते हो तो इनकी इनकम कम आती है। ये सोशल पर्सपेक्टिव है दोस्तों, जिसके बेसिस पे आप कंपेयर करते हो इकोनॉमिक वेल्थ को, इकोनॉमिक पोजीशन को अलग अलग लोगों के बीच में।
और ऐसे आप इनकम इनइक्वालिटी पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। तो टेक्निकली ये तरीका होता है रिलेटिव पॉवर्टी, गरीबी को अच्छे से नापने का। अब ये तो मैंने बोला कि कुछ लोगों के हिसाब से कंपेयर कर रहे हो। रिलेटिव पॉवर्टी जो है ना, एक्चुअली क्या करता है, हमारी पॉपुलेशन को पार्ट्स में बांट देता है, रिलेट कर देता है, और फिर आपस में उन्हें कंपेयर करता है। जैसे मैंने हमारे देश की मान लो 140 करोड़ की आबादी है, तो मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है, 35-35 करोड़ के। जो सबसे अमीर 35 करोड़ है, भाई इनको तो सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि इनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलो। और जो सबसे गरीब 35 करोड़ लोग हैं, जो सबसे नीचे हैं, आपने लिस्ट बना दी है टॉप टू बॉटम की इनकम के हिसाब से। जो टॉप पे है उनको तो नहीं चाहिए मदद, और जो बॉटम पे है ना, उनको एक्चुअली मदद की जरूरत होती है, उनको एक्चुअली हेल्प चाहिए। तो हमें समझ आ जाता है किससे पैसा लेकर किस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें समझ आता है किससे टैक्स इकट्ठा करना है। और ये एक ही रीजन की वजह से क्रिएट किया जा रहा है कि इनइक्वालिटी पहली बात तो हम मेजर कर सके कि है कितनी, और दूसरी बात हम रिड्यूस कर सके। पहले पता करना पड़ेगा है कितनी, और उसके बाद उसको आप कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इस सिंपल प्रोसेस के माध्यम से दोस्तों हम गरीबी का आकलन करते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन करते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे पॉपुलेशन को हम पार्ट्स में बांट के, मैंने 4 हिस्सों में बांटा, मैं इसे 5 में बांट सकता हूँ, मैं इसे 10 हिस्सों में बांट सकता हूँ। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब कि आप 100 हिस्सों में बांट दो, 100 पार्ट्स में बांट दो, राइट, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, परसेंटेज यही तो होता है। 1%, 2% ऐसे में, राइट। इसे 10 पार्ट्स में, इसमें 4 पार्ट्स तो आपके सामने ही है। देश की पॉपुलेशन में टॉप 10%, बॉटम 10% कंपेयर कर सकता हूँ, टॉप 5%, बॉटम 5%, टॉप 1%, बॉटम 1% कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये सब पॉसिबल होता है रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से, जो कि दूसरी टाइप ऑफ पॉवर्टी है। आप बस ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव पॉवर्टी सिर्फ ये लोगों के इनकम या हमारी कम्युनिटी के इनकम के डिफरेंस को कंपेयर कर रही है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी देशों के बीच में गरीबी कंपेयर करने में हेल्प करता है, ये हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में गरीबी कंपेयर करने में हेल्प करता है बच्चे, ये प्लीज याद रखिएगा। पावर्टी सोशल साइंटिस्ट के द्वारा कैसे देखी जाती है, क्योंकि ये सोशल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक तो है ही, सोशल सब्जेक्ट भी है। क्योंकि गरीबी किस लेवल पे इम्पैक्ट करती है हमको, हमारे समाज के लेवल पे करती है। एक्चुअली क्या है, गरीबी को आप इनकम और कंजम्पशन से भी आगे जाके देखते हो। अभी मैंने बोला कि इनकम मत देखो, कंजम्पशन देखो। अब मैं कह रहा हूँ कि उस दोनों से ही आगे चले जाओ, इन दोनों के आगे जाओ। लुक एट दी सोशल पैरामीटर्स, कि पढ़ाई लिखाई में हो पाई, नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि गरीब रह गए थे, क्योंकि पेरेंट्स के पास इनकम नहीं थी। आपने वो ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी देखी होगी, जो आनंद कुमार जी के ऊपर बेस्ड है। आनंद कुमार जी गरीबी की वजह से, अपने इनकम लेवल कम होने की वजह से इंडिया के बाहर यूके में पढ़ने का उनको अवसर मिला था, वो पढ़ने जा नहीं पाए, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी जगहों पे पढ़ने जा नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि पैसे की कमी थी। तो इसलिए वो अच्छे एक बेनिफिट का फायदा नहीं ले पाए। ऐसे ही लोग गरीबी की वजह से इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ पावर्टी, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ अच्छा इलाज मिला नहीं, वहाँ पे पहले से ही बहुत प्रेशर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डॉक्टर्स जो हैं पहले से ही बहुत बिजी हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि भाई उनको अच्छा हेल्थ केयर मिल नहीं पाता, और इस वजह से गरीबी का इम्पैक्ट ये रहता है कि लोगों की हेल्थ और वर्स हो जाती है, या कई बार डेथ भी हो जाती है। तो आपको ये गरीबी का ही एक इम्पैक्ट या रैमिफिकेशन देखने मिल रहा है दोस्तों। तो हेल्थ हमने देखा, माल न्यूट्रिशन हमने देखा, इलिटरेसी हमने देखी, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब एक बात बताइए, आपके पास पैसे होते, आप एमबीए की तैयारी करते, एमबीए की तैयारी करते, अच्छी नौकरियां मिलती, हो सकता है इंडिया के बाहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होते, बट पैसे की तंगी की वजह से आप रेगुलर कॉलेज भी नहीं कर पाए, कॉरेस्पॉन्डेंस से तैयारी करी, और आज आपके पास उतने अवसर नहीं है जितने आपके पास हो सकते थे बीइंग अ गुड स्टूडेंट। तो गरीबी ने आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी खा लिया, ये ध्यान रखिएगा। वाटर एक्सेस, पीने का साफ पानी नहीं है, और इतना पैसा नहीं कि पैसे देकर आप साफ पानी खरीद सकें। और वो जो नॉन पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, नॉन पोर्टेबल मतलब जो पीने योग्य नहीं है, वो नॉन पोर्टेबल वाटर पीकर आप अब बीमार और हो जाएंगे। गंदा पानी पीकर उसमें बीमारियां आपको और संक्रमित हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, वाटर, टॉयलेट्स ना होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होना, गरीबी होना, माल न्यूट्रिशन होना, हेल्थ खराब होना, ये सब
सोशल साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव के तौर पे देखते हैं गरीबी के आकलन करने के लिए, पॉवर्टी के एनालिसिस करने के लिए, कि कौन है वो हमारे सोसाइटी के लोग जो सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाते हैं, कौन है हमारी सोसाइटी के लोग जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। दोस्तों, आपको इन फैक्टर्स को देखना और समझना होता है। अब सोशल एक्सक्लूजन की हमने बात करी, क्या मतलब होता है सोशल एक्सक्लूजन का? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि वो सारी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज जो हमारी सोसाइटी के एक तबके को मिल ही नहीं पाती जस्ट बिकॉज वो गरीब है, तो वो सारे प्रिविलेजेस, वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारे अवसर जो हमारी सोसाइटी को, हमारे हमारे सोसाइटी में लोगों को, हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिल ही नहीं पाते हैं दोस्तों, बिकॉज दे हैव रिमेन्ड पुअर। ठीक है ना? तो ये होता है सोशल एक्सक्लूजन। गरीबी की वजह से या लैक ऑफ सोशल प्रिविलेजेस की वजह से लोगों के पास ये नहीं होता है। सोशल एक्सक्लूजन जो है वो गरीबी की वजह से होता है, और वो गरीबी को भी बढ़ावा देता है। मतलब इट इज अ रिजल्ट ऑफ पावर्टी एंड इट लीड्स टू पावर्टी। ये पावर्टी क्रिएट भी करता है और ये पावर्टी की वजह से बनता भी है। गरीबी बनाता भी है और बनता भी है। ये सोशल एक्सक्लूजन एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे देश में कास्ट बैरियर है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को कास्ट बेसिस पर हमेशा से डिस्क्रिमिनेट किया गया। उस वजह से दोस्तों उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूडेड रखा गया। उस वजह से उनका इनकम लेवल कम रहा और गरीबी रही। अब वो आगे अगर नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती, तो गरीबी और बढ़ती है। तो सोशल एक्सक्लूजन मैंने बताया कि ये पावर्टी का एक इम्पैक्ट भी है, और ये पावर्टी को लीड मतलब क्रिएट भी करता है। पावर्टी इज द कॉन्सिक्वेंस, पावर्टी इज द रीजन ऑल्सो। तो जब आप हमारे सोसाइटी के सेक्शन को, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज से वंचित कर दें, क्योंकि भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या कोई भी सोसाइटी का ऐसा सिस्टम है जिसमें रिच और प्रिविलेज के पास ही पावर है और गरीबों के पास पावर है नहीं, तो अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन हमारे देश में बढ़ता है। वो चाहे कास्ट के हिसाब से हो, वो चाहे जेंडर के हिसाब से हो, मेल फीमेल का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, चाहे वो अर्बन और पुअर, शहर और गांव के हिसाब से हो, वो किसी भी बेसिस पर हो सकता है। social exclusion can have more severe consequences just more than just having a low income। आपको क्या लग रहा है गरीबी सिर्फ इनकम की कमी है? अमर्त्य सेन एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने तो साफ बोला है कि गरीबी इज पावर्टी इज नॉट जस्ट मियर लोनेस ऑफ इनकम। कि तुम अगर सोच रहे हो गरीबी का मतलब है कि इनकम की कमी, तो तुम गलत सोच रहे हो। इनकम की कमी ही नहीं दोस्त, गरीबी का मतलब है बेसिक रिसोर्सेस, बेसिक नेसेसिटीज जब जीवन में डिप्राइव्ड हो, अवेलेबल ही ना हो। आपके लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज जब डिप्राइव्ड हो, अवेलेबल ही ना हो, बेसिक नेसेसिटीज ही ना मिल पाए आपको लाइफ के अंदर। इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज को दिखाने का, कि कैसे हमारे समाज में एक स्ट्रक्चरल सिस्टम बना, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है मेल और फीमेल के बीच में, कि लेडी है तो घर का काम करेगी, मर्द है तो बाहर जाके पैसे कमाएगा। लेडी है तो पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, तुम्हें तो घर संभालना है। मर्द है तो भाई उसको पढ़ाओ लिखाओ, खाना पीना भी ज्यादा दो और अच्छा दो और न्यूट्रिशियस दो। लेडी अगर दो रोटी कम भी खा लेगी तो कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस है, देवी है। आदमी के लिए दो रोटी ज्यादा बनाओ। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बना हुआ है, इसने गरीबी को और परपेचुएट करा है, इसने इनइक्वालिटी को और इसने डिस्क्रिमिनेशन को और परपेचुएट किया है। कास्ट सिस्टम एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है सोशल एक्सक्लूजन को, या जेंडर एक्सक्लूजन एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है इस चीज को दिखाने के लिए, कि कैसे जो स्किल्स लोगों में आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, कैसे जो एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और कैसे समाज इसी रास्ते पर डिस्क्रिमिनेशन के आगे बढ़ता रहा, जिस वजह से वो अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन का रिजल्ट क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है? आपने समाज के एक तबके को अलग थलग कर दिया, आपने कहा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं लिखाएंगे, नहीं हेल्थ की भी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। फिर पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, हर इंसान को सारी फैसिलिटी मिल पाना मुश्किल हो जा रहा है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस होता है वल्नरेबिलिटी। हमारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर वल्नरेबिलिटी बढ़ने लगती है। इनइक्वालिटी की वजह से बढ़ती है वल्नरेबिलिटी। जहां पे लोग, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से या जेंडर से बिलोंग करते हो, वो गरीब अगर अभी थे तो वो आगे भी गरीब ही रह जाते हैं, वो पुअर ही रह जाते हैं, दे रिमेन टू बी पुअर।
और उन्हें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से गरीबी तंग करने लगती है। जैसे कि इनकम की कमी, हेल्थ और एजुकेशन तो है ही, आपके पास क्या बेसिक एसेट्स हैं, पक्का मकान है या नहीं है, कि कच्चा मकान है छत से पानी लीक होता है, वो जिंदगी बहुत खराब है। राइट, पक्का मकान है या नहीं, घर में बाइक है, घर में एसी है, रेफ्रिजरेटर है, गैस है खाना बनाने की, ये सारी चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल बेसिस पे देखा जाता है। और फिर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इसमें देखी जाती है। सिर्फ एक डायमेंशन क्यों देखना, सिर्फ इनकम क्यों देखना, आप जब अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को देख सकते हो जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड सब आता है, तो आप उन सबको देखो ना। तो इन सारे डायमेंशंस को देखना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट, जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं टू अदर कम्युनिटीज़, टू वेरियस कम्युनिटीज़, राइट, हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास, अगर वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो गरीब नहीं है, अगर वो ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है, राइट, तो फिर एक्सक्लूजन भी होगा और वल्नरेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो वल्नरेबिलिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है द रिस्क, रिस्क पॉपुलेशन इज टेकिंग। लेट्स से, कहते हैं ना, यू आर जस्ट वन डिजास्टर अवे फ्रॉम बीइंग एक्सट्रीम पुअर। लाइफ में बस एक दुर्घटना दूर हो अत्यंत गरीबी से। हमारे पास इतना सोशल नेट नहीं है, हमारे देश में सोशल सिस्टम नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, दूसरे देशों में क्या होता है, बीमार हुए नेशनल हेल्थ सर्विस या जो मेडिकल सर्विस है उसमें जाके, चलो कनाडा में ये अच्छा होता है, नेशनल हेल्थ सर्विस है, यूके है, वहां पे जाके इलाज करा सकते हो, सरकार टेक केयर करती है आपका। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, अगर बेरोजगार हो, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में बेरोजगार हो तो आपको सरकार अनएम्प्लॉय होने पर पैसा देती है, भत्ता देती है। ठीक है ना, तो दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गिविंग यू अ सोशल सेफ्टी नेट। यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ अच्छे से अवेलेबल नहीं है। अगर कोई डिजास्टर हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें घर गाड़ी, जिसमें आपके शरीर पे कोई खतरा आ जाता है, हमला हो जाता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा गरीब बना सकता है। मान लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पैर आपका उसमें चला गया, आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप काम नहीं कर सकते, कितनी तकलीफ रहेगी। कोई डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, तूफान, कुछ भी आ गया और उसका इम्पैक्ट, आपका घर टूट गया, घर उड़ गया, तो यू विल फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी बिकॉज ऑफ दिस। तो वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है ना, और जहाँ पे अगर सरकार भी प्रोटेक्ट ना करे ऐसी सिचुएशन के अंदर, तो वल्नरेबिलिटी मैसिवली किसी भी हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। तो वल्नरेबिलिटी दिखाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इम्पैक्टेड बाय सच थिंग्स, कि ऐसा कुछ जो आपके लाइफ के चैलेंजेस को और परपेचुएट कर दे और बढ़ा दे। आप अगर बीमार हुए, आप अगर डिफरेंटली एबल्ड बन गए, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, जॉब अवेलेबल नहीं होंगी आपके पास। राइट, आप इनकम नहीं बढ़ पाएगी, आप अपना फैमिली नहीं चला पाओगे, अपने फैमिली पे खर्चा नहीं कर पाओगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं दोस्तों। अब गरीबी को जब आप, मैं गरीबी 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 पावर्टी तब से कह रहा हूँ, गरीबी नापने का तरीका है कि आपका एक सिंपल तरीका है कि लास्ट में 30 डेज में आपने खाने पीने पे क्या पैसा खर्चा था, उससे आपका रिकॉर्ड पूछो कि भाई आपने कितना खाना पीने पे पैसा खर्चा है, हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट ऑन फूड, हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट ऑन वेरियस एसेट्स लाइक कार, क्लॉथ्स, कपड़े कितने खरीदे आपने। आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि ये सब खर्चा जो आपका हुआ है इन द लास्ट 30 डेज, 30 या 365 डेज के हिसाब से अगर मैं पूछूं, तो ठीक है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका एक लिमिटेड विंडो को देखकर, एक लिमिटेड स्कोप को देखकर गरीबी आकलन कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये कि हो सकता है जो नॉन फूड आइटम्स या जो मेजर आइटम्स होते हैं, कि खर्चा हम दो चीज़ों पे करते हैं, फूड और नॉन फूड। और नॉन फूड में भी या तो कपड़े, जूते, दवाइयाँ, अपना हॉस्पिटल में इलाज, बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी चीज़ों पे खर्चते हैं। हो सकता है लास्ट 30 डेज में हमने ज़्यादा खर्चा नहीं किया हो सकता है 3 महीने पहले एक टीवी खरीदा हो सकता है 6 महीने पहले एक कार खरीदी हो सकता है 1.5 साल पहले फोन खरीदा हो। तो मैं तुम्हारा एक्चुअल कंजम्पशन आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कर लूँ कि मैं लास्ट 30 डेज में तुमने फूड आइटम्स पे क्या पैसा खर्चा है, और लास्ट 365 डेज में नॉन फूड आइटम्स पे क्या पैसा खर्चा है, इसके बारे में तुमसे एस्टिमेशन करूँ। तो ये एक अच्छा तरीका होता है पावर्टी एस्टिमेशन का। इससे भी एक अच्छा तरीका बताता हूँ, मैं लास्ट 7 डेज के अंदर जो डे टू डे बेसिस पे फूड आइटम पे पैसा खर्च होता है, जिसको हम कहते हैं, जैसे मिल्क हो गया, अंडे हो गए, राइट,
मक्खन हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, तो लास्ट 7 डेज में आपने फूड पे कितना पैसा खर्चा है। और बाकी फूड जो महीने में एक बार आता है लास्ट 30 डेज में, जैसे आटा, चावल, दाल, नमक, लास्ट 30 डेज में कितना पैसा खर्चा है, एक तो ये तरीका देख लो। और लास्ट 365 डेज के अंदर, मतलब इन 3 लेवल पर, ए, बी और सी, मैं कंजम्पशन पैटर्न देख रहा हूँ। तो ये तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, ठीक है ना। तो इनको यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी कहते हैं। यूआरपी जिसमें एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड में, मतलब 30 दिन या 365 दिन में आपने कितना पैसा खर्चा यूनिफॉर्मली फूड और नॉन फूड पे। बट फूड पे मैं डेली बेसिस पे खर्चता हूँ। अगर मुझसे पूछोगे कल कितना खर्चा, तो मैं कल की ज्यादा अच्छी जानकारी दूंगा। 2 हफ्ते बाद तो भूल जाऊंगा ना कि 2 हफ्ते पहले मैंने खाने पीने पे कितना खर्चा था। मुझे बड़े बड़े खर्चे याद रहेंगे, छोटे खर्चे याद नहीं रहेंगे। तो बेस्ट है पिछले 7 दिन में फूड पे कितना खर्चा, वो फूड जो लगभग डेली बेसिस पे आता है, लास्ट 30 डेज में उस फूड आइटम पे जो डेली बेसिस पे नहीं आता, जैसे आटा, दाल, चावल, और लास्ट 365 डेज पे और भी जो एसेट्स खरीदने पे मैंने पैसा खर्चा है। यूआरपी हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, एमआरपी हो गया मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, और एमएमआरपी हो गया मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसको आर को रिकॉल की जगह रेफरेंस शब्द भी यूज कर सकते हो। तो ये यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड और मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड भी हो सकता है। बेसिकली ये सर्वे करने का तरीका है जिससे गरीबी का आइडिया होता है। और सर्वे करता कौन है? इंडिया की एक ही बॉडी है जो गरीबी का एस्टिमेशन करती है, वो है MOSPI NSO। MOSPI का मतलब है एक मिनिस्ट्री है, किस चीज की? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बकायदा मिनिस्ट्री है जी हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस MOSPI के अंदर ऑफिस है NSO का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। NSO ऑफिस है बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। बाकी पावर्टी लाइन भी एक तरीका होता है गरीबी नापने का, इनकम या कंजम्पशन को देखने का। पावर्टी लाइन का बड़ा सिंपल सा मीनिंग बताया था मैंने। गवर्नमेंट ने एक नंबर बोल दिया कि इससे कम कमाते हो तो गरीब हो, इससे ज्यादा कमाते हो तो गरीब नहीं हो, उसे पावर्टी लाइन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 3,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना, या पर डे के हिसाब से भी देखा जा सकता है। इट इज द मिनिमम लेवल, इट इज द मिनिमम मनी विच यू रिक्वायर टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जीवन की बेसिक जरूरतों को पूरा करना है तो ये तो होना ही चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग पावर्टी लाइन बनती है। मैं तो कह रहा हूँ अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग पावर्टी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के सारे स्टेट्स में इनकम का लेवल या महंगाई का लेवल सेम नहीं है। अगर बिहार झारखंड में देखेंगे तो थोड़ा कम है। अगर बड़े शहरों में, मल्टीनेशनल कंपनीज वाले सिटीज जैसे गुरुग्राम, बेंगलुरु में देखेंगे तो वहां पे ज्यादा है। तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये अलग है अलग अलग जगहों के लिए। इसमें आप मिनिमम पैसा देखते हो जो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी के लिए चाहिए, इलाज विलाज कराने के लिए चाहिए, राइट। तो आप उसका एक मनी वैल्यू देखते हो कि 10,000 रुपये चाहिए महीने का, 5,000 रुपये चाहिए महीने का, 2,000 रुपये चाहिए महीने का, क्या उतना आपके पास एक्चुअली है भी या नहीं है। ये आप गरीबी जब आकलन कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो पावर्टी, तब देखते हैं दोस्तों। तो पावर्टी लाइन क्या है? इट इज अ फॉर्मूला, इट इज अ मेथडोलॉजी ऑफ व्हाट, इट इज अ मेथडोलॉजी ऑफ एस्टिमेटिंग द पावर्टी। कई जगहों पे गरीबी पैसे में नहीं नापते। आप देख लो कितने कैलोरीज का खाना चाहिए एक इंसान को दिन में। जैसे 2400 कैलोरी गांव के व्यक्ति को रोज चाहिए खाना। कैलोरी समझते हो, जो भी खाते हो उसमें कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन वाले आइटम में 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम में 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, पता है आपको। तभी तो जो लोग फैट खाते हैं, भटूरे भटूरे भटूरे, फिर वो खुद भटूरा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन गांव में रहने वाला व्यक्ति खा पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर नहीं खा पा रहा, खाना ही नहीं खा पा रहा, तो गरीब है। शहर में रहने वाला व्यक्ति 2100 कैलोरी पर डे कंज्यूम कर पा रहा है। सर शहरों में कम क्यों? शहरों में तो पैसा ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, पर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। बैठे रहना है कुर्सी पे, कंप्यूटर पे काम करते रहना है। चलोगे फिरोगे कम, कैलोरी एक्सपेंडिचर कम होगा। गांव में लंबे लंबे खेतों के सफर पे शहर पे निकल जाते हैं तो कैलोरी बर्न भी ज्यादा होती है। हालांकि ये कैलोरी रिक्वायरमेंट हर अलग अलग लोगों की एज के हिसाब से
अब कोई बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए कैलोरी कम चाहिए, कोई मेल फीमेल के किसी का शरीर बड़ा है, किसी का शरीर छोटा है, राइट? किस तरीके का काम कर रहे हो आप, व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, आर यू डूइंग सम आर्डुअस वर्क, कोई बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो, वहां पे आपको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, अदरवाइज कम चाहिए। सेकंड है पॉवर्टी लाइन इंडिया में, एक यहाँ पे डेटा पॉइंट दिया हुआ है 2011-12 में 816 रुपीज पर मंथ रूरल एरिया का था और 1000 रुपीज अर्बन एरिया का था। सरकार ने कई कमेटियां बनाई हैं, जैसे सी रंगराजन कमेटी हो गई, राइट, कई सारी कमेटियां बनाई हुई हैं। तो पावर्टी लाइन बेसिकली आप यही तो देख रहे हो कि कितना उस टाइम पे इनकम है, जिससे कम कमाया तो गरीब घोषित हो जाओगे। तो 816 गांव के इलाकों के लिए महीना, 1000 शहरों के इलाकों के लिए, 2011-12 का डेटा है। आज के हिसाब से ये 4-5 हजार तो मिनिमम होना ही चाहिए दोस्तों। नाउ ये तो मैंने एक डेटा पॉइंट बताया क्योंकि ये उस ईयर में आया था जिस ईयर सेंसस किया गया था 2011 में, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है। पावर्टी लाइन इज पीरियोडिकली रिवाइज, पावर्टी लाइन चेंज होती रहती है, सरकार इसे एडजस्ट करती रहती है देश में बढ़ती हुई महंगाई के साथ। नॉर्मली हर 5 साल में, सरकार उससे पहले भी कर सकती है जब जरूरत पड़ती है, जब लगता है कि प्राइस बहुत चेंज हो चुके हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। ये सर्वे, ये डेटा एनएसओ, अब एनएसओ नाम है, पहले एनएसएसओ नाम था, अब सीएसओ और एनएसएसओ मिलके एनएसओ बन गए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो डेटा एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इकट्ठा करता है। वर्ल्ड बैंक भी पहले कहता था कि $1.90 पर डे अगर आप कमाते हो तो आप गरीब हो, वो इससे कम कमाते हो तो आप गरीब हो। फिर उसने, वर्ल्ड बैंक ने इसको रिवाइज किया था, $2.15 किया था, और फिर रिवाइज किया है, $3 कर दिया है। $3 से कम एक्सट्रीम पावर्टी, गरीब, $3 से ज्यादा तो पावर्टी नहीं है। यह है वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन। तो पावर्टी रेशियो इंडिया के अंदर कम हुए हैं। अगर आप देखेंगे 1993-1994 में 45% पावर्टी थी और 2004-05 में 37.2%। और अभी सरकार जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का एक डेटा निकालती है, कितनी गरीबी है हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, वहां तो सरकार अंडर 20% गरीबी कह रही है, ठीक है ना, 20% से कम। तो दोस्तों 20% से कम तो वैसे भी टारगेट था हमारा, 2011-12 में ही 22% पावर्टी आ गई थी। बट पता है क्या है, गवर्नमेंट का जो डेटा होता है ना, वो सही सारी का हर बार सही जानकारी नहीं देता। कई बार ग्राउंड लेवल पे सही से डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता, कहीं से पावर्टी एस्टिमेशन कई बार प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो जरूरी नहीं है ग्राउंड लेवल को सही से शो कर रहा हूँ, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद एक्सट्रीम पुअर लोगों की संख्या कम हुई है और मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़ी है। और मिडिल क्लास पर महंगाई का सबसे जल्दी इंपैक्ट आता है। मिडिल क्लास आर जस्ट वन इम्पैक्ट अवे फ्रॉम गोइंग पुअर, एक कहावत है। बस एक असर, छोटा सा असर पड़ा और महंगाई बढ़ गई और उनकी गरीबी बढ़ गई। तो मिडिल क्लास ना ही अमीर है ना ही गरीब है, गरीब बनने के स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर जॉब चली गई, अगर इनकम कम हो गई, वो वल्नरेबल बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग जो मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं ना, हम लोगों को लगता है नहीं, देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, ऑल्दो हम एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है ना। बट एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बिल्कुल ही भूखों ही मर रहे हैं, उससे तो ऊपर आ चुके हैं। बट as we witness that our income is not rising as fast as rise in inflation, इसलिए हमको बहुत इम्पैक्ट फील होता है महंगाई का। हमारी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितना तेजी से महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हम ये 20% का डेटा हमको लगता है सरकार सही नहीं बता रही, बट उसके पैरामीटर के हिसाब से वो सही है, बट एक्चुअली पॉवर्टी लेवल काफी हाई है। अच्छा, नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल हैज डिक्रीज्ड इन एब्सोल्यूट टर्म आल्सो। एक तो मैं परसेंटेज में बता दूं या तो मैं नंबर में बता दूं। तो नंबर में तो गरीबों की मात्रा कम हो रही है, परसेंटेज में भी कम हो रही है। हर साल 1.5-2% के आसपास गरीबी कम हो रही है, ऐसा सरकार के डेटा से पता चलता है। प्रॉब्लम बस अभी भी है कि हमारे देश में ट्राइबल्स जो हैं उनमें गरीबी बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट है। और जो डिप्राइव्ड या वल्नरेबल सेक्शन है, डिप्रेस क्लासेस जिनको अंग्रेज कहते थे, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनमें अगर आप बाकी कैटेगरी से कंपेयर करोगे तो गरीबी काफी ज्यादा है। गरीबी काफी ज्यादा आपको देखने मिलती है कैजुअल लेबर या जो परमानेंट जॉब नहीं कर रहा उन वर्कर्स में भी। जिनकी परमानेंट नौकरी है उनका तो बढ़िया है, पेंशन भी है, प्रोविडेंट फंड भी है, मजे ही मजे हैं। पर जिनकी परमानेंट जॉब नहीं है उनमें गरीबी का आपको डेटा बहुत हाई देखने मिलता है। तो कैजुअल लेबर रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में
ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। कैजुअल लेबर मतलब जो परमानेंट जॉब नहीं कर रहा, जो पेंटर का काम कर रहे हैं, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जिनका टेम्पररी वर्क है, पार्ट टाइम वर्क है, कोई फिक्स जॉब नहीं है, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, किसी ने नौकरी पे नहीं रखा, ठीक है ना। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स का पार्ट होते हैं। एक होता है वल्नरेबल ग्रुप सोशल बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, SC ST पॉपुलेशन, या एक और ट्राइबल्स का ग्रुप होता है, PVTG कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल्स में भी सबसे पीछे चल रहे हैं वो लोग। और एक वल्नरेबल इकोनॉमिक ग्रुप भी होता है दोस्तों, जिसमें ये वर्कर्स आ गए जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो पार्ट टाइम बेसिस पर काम कर रहे हैं, जो गांव में खेतों में दूसरे के खेत में काम करते हैं। ये एक बहुत ज्यादा सोशली डिसएडवांटेजेड सिचुएशन के अंदर है, एक नेगेटिव सिचुएशन के अंदर है, और जिस वजह से उनकी गरीबी और बढ़ती जाती है, परपेचुएट होती जाती है। आमतौर पे यही वो व्यक्ति हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। तो एक तो आपको समझ आ रहा है कि सोसाइटल बेसिस पे गरीबी है, और एक समझ आ रहा है इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से गरीबी है। मतलब वो जिस काम में है उस काम में उनको पैसा ज्यादा नहीं मिलता। और हमें ये भी समझ आ रहा है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के लोग ही आमतौर पे ऐसे काम में है, कि आमतौर पे वो ऐसे काम में है जिसकी वजह से उनकी गरीबी काफी बढ़ती है। तो आपको एक ओवरलैप देखने मिलता है कि एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ऊपर से एग्रीकल्चर लेबर या पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है, और उन पर दोहरी मार पड़ रही है, डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये आप वल्नरेबल ग्रुप्स का हम कंपैरिजन देख सकते हैं। गरीबी कम हुई है, हर कैटेगरी में कम हुई है। 1990s के बाद से, LPG रिफॉर्म्स के बाद से, इंडिया में जब से प्राइवेट कंपनीज को ग्रो करने का मौका दिया, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आ गए हैं, फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, पूरा बिजनेस ग्लोबल लेवल का इंडिया में चल रहा है, तो गरीबी तो डेफिनेटली कम हुई है, बट उतनी कम नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। अभी भी एक्सक्लूजन्स हैं, अभी भी इनइक्वालिटी है, असमानता है। चाहे आप बूढ़े लोग देख लो, कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई पेंशन नहीं मिलता रिटायरमेंट के बाद, वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है। चाहे आप विमेन देख लो, ट्रांसजेंडर देख लो, बच्चियां जो पैदा होती हैं देख लो, एक बच्चे को ज्यादा खुराक, ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जाता है एक बच्ची के मुकाबले। ये भेदभाव इंडिया के अंदर होता है। स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी में, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी में बच्चों को ज्यादा पुश किया जाता है, बच्चियों को कम, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बताया पावर्टी जो है हर स्टेट में अलग अलग होती है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन या लेवल ऑफ इनकम अलग है। अब जैसे MP, असम, UP, बिहार, उड़ीसा जो है, उनमें गरीबी ज्यादा देखने मिले, क्योंकि वहां पे इनकम लेवल लोगों की उतनी हाई नहीं है। मैं अगर गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु और कुछ हमारे रूरल एरियाज, गांव के इलाकों को कंपेयर करूंगा, तो गांव के इलाकों में लेवल ऑफ इनकम काफी कम दिखेगी, ठीक है ना। बिहार और उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट पॉवर्टी रेशो हमें देखने मिलता है। ऑल इंडिया लेवल पे 2011-12 का डेटा अगर हम देखें, ऑल इंडिया हेड काउंट रेशो मतलब मेरे को बचपन की कहानी याद आती है। हम एक स्कूल ट्रिप पे गए थे, तो हमारी जो टीचर थी वो सबका काउंटिंग करी थी, कितने बच्चे आए हैं आज स्कूल या ट्रिप पे, कितने जा रहे हैं। तो सबके सर पे हाथ रख रख के काउंट कर रही थी, तो उसे हेड काउंट करना कहते हैं। ऐसी पॉवर्टी में जब आप कितने गरीब हैं उनका एक कंप्यूटेशन करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, तो उसको हेड काउंट रेशो कहते हैं। हेड काउंट रेशो मतलब काउंटिंग द पीपल हु आर पुअर। 21.9% गरीबी आई थी ना, डेटा लगभग 22% डेटा आया था गरीबी का 2011-12 में। इन स्टेट से MP, असम, बिहार, UP, उड़ीसा में गरीबी ज्यादा थी। आजकल वो टर्म यूज नहीं करते, पर एक टाइम पे वो टर्म यूज किया जाता था, वो करना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे कुछ स्टेट्स को बीमारू कहा जाता था, कि गरीब है बहुत ज्यादा, और वो एक एक्रोनिम था, वो यूज करना ही नहीं चाहिए, तो छोड़ दो उसे, ठीक है ना। बट ये स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा गरीबी का सामना करते हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिसमें केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन्होंने गरीबी कम होते हुए देखा है। इंडस्ट्रीज लगी यहाँ पे, एग्रीकल्चर काफी डेवलप हुआ है यहाँ पे, इनकम लेवल काफी बढ़ी। पंजाब और हरियाणा, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पावर्टी रिड्यूस करने में ये समर्थ रहे, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या हुआ, 1960s 70s में यहाँ पे खेत थे लोगों के पास, जमीनें थी लोगों के पास, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थी, तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, हरित क्रांति। बीज उगाए, पौधे बोए, प्लांट उगे, उनमें हाइब्रिड सीड्स डाले, अच्छी क्वालिटी के बीज डाले, ठीक है ना, और भी कई सारी चीजें यूज करी, जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर बहुत बूम हुआ। तो यहाँ पे गरीबी कम हुई है, लेवल ऑफ इनकम बढ़ा है, तभी लोग आजकल खेती किसानी के बाद भी BMW, ऑडी में घूम रहे हैं। गरीबी
कम है यहाँ पे। केरला ने भी गरीबी कम देखी, काफी केरला के लोग दूसरे देशों में काम करने गए, स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर। केरला ने पढ़ाई लिखाई पे फोकस किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया। वेस्ट बंगाल ने एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस किया, और यहाँ पे भी इसलिए गरीबी थोड़ी कम रही। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर कोई गरीब है, वो 2 टाइम का भरपेट खाना नहीं खा सकता, सरकार से अनाज ले लो। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत हैवी फोकस किया, जिस वजह से इन स्टेट्स के अंदर गरीबी मैसिवली ड्रॉप हो गई, क्योंकि 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना तो मिल ही रहा है, अनाज सरकार से मिल ही रहा है। जैसे नेशनल लेवल पे सरकार पीडीएस स्कीम चलाती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे पास, राइट। तो उससे पता चलता है कि हमारे देश के अंदर गरीबी कम हो रही है, सरकार फूड अवेलेबल करा रही है। क्योंकि देखो ना, गरीबी कब होती है, जब फूड आइटम्स आपके पास अवेलेबल ना हो। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड आइटम्स अवेलेबल कराती है, पीडीएस शॉप के माध्यम से किसानों से सरकार अनाज खरीदती है, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे करके, कि ये लो पैसा, ये दो अनाज, लोग गरीबों को अनाज आगे दे दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो किस प्रकार है, थोड़ा जूम करते हैं इसी इमेज पर। ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो ये है कि वर्ल्ड ने लगभग 36% पावर्टी से आज लगभग 10% से भी कम गरीबी कर दी है। तो तुम्हारी अगर 22 है और वर्ल्ड की 10% से कम है, तो तुम पीछे हो, इंडिया पीछे चल रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की ओल्ड डेफिनेशन जो एनसीईआरटी यूज करता है, ठीक है ना, न्यू डेटा एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया, तो मैं मजबूर हूँ ये डेटा बताने में। तो ये डेटा अभी के लिए छोड़ दो। बाकी चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो एक्सट्रीम पुअर थे, चाइना में एक्सट्रीम पॉवर्टी होती थी, अंडर 10%, कुछ डेटा के हिसाब से 10% से नीचे आ गया है चाइना गरीबी, टोटल गरीबों की संख्या में गरीबी कम कर करके। इंडिया अभी भी 20% के आसपास या 20% के ही करीब है। तो मतलब हम उतना ग्रोथ और उतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए, एजुकेशन हेल्थ में उतना पैसा नहीं डाल पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा क्रिएट नहीं कर पाए, बिजनेसेस को उतना इम्पीटस नहीं दे पाए। तो चाइना और साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर गरीबी जो कम हुई है, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, उतनी तेजी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं हो पाई। बट हाँ, इंडिया ने डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ करी है, बट अभी बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ये पीछे रह गए, ये मैंने बता दिया आपको। बट अब यहाँ पे भी रैपिडली पॉपुलेशन में गरीबी कम होनी शुरू हुई है। बट चाइना ने तो एक ह्यूमंगस सक्सेस देखी है इन टर्म्स ऑफ पावर्टी रिडक्शन, ह्यूमंगस सक्सेस, ठीक है ना। बाकी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में फर्क यह है कि साउथ एशिया के अंदर आपका बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे देश आते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारे आसियान कंट्रीज, इसमें सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है ना, वियतनाम, ये देश आते हैं। तो साउथ एशियन कंट्रीज मतलब हमारे इंडिया, बांग्लादेश, इन देशों ने भी गरीबी काफी कम करी है, और जितनी होनी चाहिए थी उससे हम काफी पीछे हैं। इसको आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। दिस इज द वर्ल्ड एवरेज एंड चाइनाज एवरेज। दिस इज व्हाट द साउथ एशिया एंड अदर कंट्रीज आर फेसिंग। अफ्रीका इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, स्टिल लैगिंग बिहाइंड, ठीक है ना। लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को कहते हैं, यहाँ स्पेलिंग गलत थी, मैंने ठीक कर दी। चलो परफेक्ट। और एक और डेटा पॉइंट, एक और ग्राफ देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है, पर पुराने उसके डेटा के हिसाब से, क्योंकि अब ये चेंज हो गया है। तो आप नीचे जाते हुए जो ये देख रहे हो ना आंकड़ा, ये गरीबों की तादाद है, ये गरीबों की तादाद है। साउथ सहारन अफ्रीका के अंदर अभी भी ये हाई है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे से यूज नहीं हो पाते, करप्ट गवर्नमेंट्स है, डिक्टेटरशिप है, और इस वजह से वो अभी भी गरीबी मैसिव लेवल पर सामना कर रहे हैं। बट बाकी दुनिया के हिस्सों में गरीबी बहुत ड्रॉप हुई है, वो देखो ना कहाँ से नीचे आई है गिरते हुए, ठीक है। गरीबी का इंडिया में रीजन ये है कि 250 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर उन्होंने फोकस नहीं किया। 250 साल के एक्सप्लॉयटेशन और अंग्रेजों के रूल की वजह से, और हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के खराब होने की वजह से ग्रोथ हमारे देश की बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर गई है और पीछे रही है। फिर हमारे देश में पॉपुलेशन भी बहुत हाई रही, ठीक है ना। 300 मिलियन से आज 1.4 बिलियन पे बैठे हैं, 300-400 मिलियन से।
और पर कैपिटा इनकम हमारे देश की कम है। ऑन एन एवरेज जो जो हमारी इनकम है पर पर्सन वो कम है, अब बाकी देशों के मुकाबले करोगे, ठीक है ना। तो इनकम लेवल काफ़ी कम है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बैठे तो हुए हैं पर उनको काम जो मिल रहा है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन से जॉब्स क्रिएट हुई बहुत सारी, पर मैनुअल लेबर की जॉब क्रिएट हुई ना, ये लिमिटेड बेनिफिट ही दे पाए हमारे सोसाइटी को, हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। और गरीबी का कारण क्या है? सरकार की स्कीम्स प्रॉपरली लोगों तक पहुंच नहीं पाती, करप्शन रह जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी रह जाती है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग सिर्फ अपनी जेब भरने में अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो गरीबी कैसे कम होगी? तो एक ये भी कारण होता है। इंडस्ट्रीज जो है आपकी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई जॉब्स क्रिएट करने में, राइट। प्राइवेट सेक्टर को जॉब क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए, वो प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस कर रहा है, तो वो कैसे जॉब्स देगा? गवर्नमेंट भी अब कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगी, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, सरकार की स्कीम्स का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, ठीक है। बस मेन बात यह है कि अंग्रेजों की एक लेगेसी चल रही है आज भी, एक कॉलोनियल हैंगओवर है आज भी, जिस वजह से गरीबी कम ही नहीं हो पा रही। बट इसको कम करना है तो सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसा स्कीम चलाई है। 100 दिन का गारंटीड पैसा मिलेगा, काम हो ना हो कोई बात नहीं, रजिस्टर हो जाओ, 100 दिन का तो मिलेगा मिलेगा पैसा। उसे भी अब चेंज किया जा रहा है वीवी जी राम जी के नाम से। हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत स्कीम है, एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। तो सब चीजें सरकार प्रोवाइड कर रही है धीरे धीरे, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है, बहुत कुछ, हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना, जिससे गरीबी देश में कम हो सके। तो गरीबी के कारण आप समझ चुके हो। अच्छा, गांव के इलाकों में जो गरीबी होती थी वो शहरों में फैल रही है, क्यों? क्योंकि लोग गांव से शहर में माइग्रेट करते हैं, शहरों में उन्हें प्रॉपर घर नहीं मिल पाते, घर महंगे होते हैं, तो उन्हें स्लम्स में, झुग्गियों में रहना पड़ता है, जहाँ पे अनसैनिटरी लिविंग कंडीशन होती है। एक झुग्गी है, बिजली के तार ऊपर से तैर घूम रहे हैं, झूल रहे हैं, किसी को करंट लग सकता है, नीचे नालियां जा रहे हैं जिसमें घरों की गंदगी, एक्सक्रीटा, वो बह के जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत अनसैनिटरी कंडीशन है, हैजर्ड डेवलपमेंट की वजह से हुआ है कि लोग गांव से शहर में आके बस गए, क्योंकि गांव में अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो गांव में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ताकि उनकी गरीबी कम हो, ये जरूरी है। अब पीएम किसान योजना बहुत अच्छी स्कीम है, 6,000 रुपए देती है साल का किसानों को, जिससे उनके से एक बेयर मिनिमम कुछ पैसा तो अवेलेबल हो जीवन जीने के लिए। इनकम इनक्वालिटी काफी हाई रही है, इनको कम करने की सरकार कोशिश कर रही है। पीएम किसान योजना एक अच्छा एग्जाम्पल था इसका। 6,000 रुपए दे दिया किसान को, एक बेयर मिनिमम, एक बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए कुछ पैसा प्रोवाइड कर दिया। सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स किया है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम खत्म करी है, बड़े किसानों से जमीन लेकर गरीब किसानों में बांटी है, गरीब किसान जो किराए पे काम करते थे उनको जमीन का ओनर बनाया है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे देश के अंदर, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने सक्सेसफुली किया। कई सारे चैलेंजेस इसमें आज भी बने हुए हैं, क्योंकि अगर मेरे पास खुद की जमीन होगी मैं उससे कमा खा सकूंगा, वो नहीं होगी, कहीं दूसरे के यहाँ काम करना पड़ेगा, जो कभी भी निकाल देगा मुझे तो मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा। तो लैक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज बीन वन ऑफ द मेजर इश्यूज, जिस वजह से गरीबी बढ़ती है। सोशो कल्चरल फैक्टर्स, कास्ट फैक्टर्स, ये आज भी एक इशू है, जो कास्ट को, जो जेंडर को आज भी पीछे किया जा रहा है, एक हीन भावना से देखा जा रहा है। तो ये सारे कारण जिस वजह से गरीबी आज भी परपेचुएट होती है। सोल्यूशन मैंने बताया, हमने पावर्टी के खत्म करने के लिए मनरेगा शुरू किया था, अब ये वीबी जी राम जी बन रहा है, सरकार ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, अनाज मिल सके लोगों को, स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव चल रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने इंडिया में करी है। स्किल डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलाकर। तो ये सब हम चेंजेस इंडिया के अंदर कर रहे हैं दोस्तों। पास्ट में हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया था, ठीक है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इन पे इतना फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है और यूपीएससी के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए ये सब चलाया था। अब ये सब पुरानी हो चुकी है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। अब करंट गवर्नमेंट में कुछ स्कीम्स अगर याद रखनी है तो जन आरोग्य योजना, कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ठीक है ना। इसके अलावा हमने किसान कुसुम, सौभाग्य, उज्ज्वला, उजाला, ये सारी स्कीम्स पढ़नी हमारे लिए जरूरी हो जाती है।
पुरानी स्कीम्स जो 30-40 साल पुरानी हो गई हैं वो अब इम्पोर्टेंट नहीं बची, क्योंकि कई तो सर्वाइव ही नहीं कर रही हैं। तो गरीबी देश में कम हुई है, पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड बट स्टिल इज अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक है ना, कम तो हुई है, खत्म नहीं हुई है, कम हुई है बट खत्म नहीं हुई है, खात्मा करना जरूरी है। बाकी पॉवर्टी एस्टिमेशन सरकार प्रॉपरली करती रहे, बिना किसी बायस से, बिना किसी बायस के पॉवर्टी एस्टिमेशन सरकार प्रॉपरली करती रहे। गरीबी कम करना ये एक डायनामिक प्रॉब्लम, एक डायनामिक प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार एक स्कीम बना के छोड़ दी और सोचा गरीबी कम हो जाएगी। सरकार को इसको ऑब्जर्व करते रहना होता है और चेंजेस लाते रहने होते हैं। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्यादा वल्नरेबल है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उन पे ज्यादा फोकस करना है। गरीबी और कम करनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अवेयरनेस सोसाइटी में स्प्रेड करनी जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, विमेन को उनके राइट्स प्रोवाइड करे जाए, कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तब जाकर रियलिटी में देश ने जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सपना देखा है ना, गरीबी मुक्त भारत का सपना देखा है, वो पूरा हो सकता है। जब तक ये सब नहीं करोगे, अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं करोगे, अच्छी जॉब्स क्रिएट नहीं करोगे, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे, एजुकेशन और हेल्थ की गारंटी हर इंसान के पास नहीं होगी जब तक, तब तक गरीबी कम नहीं हो सकती। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी। आई होप यू लाइक द सेशन। इट वाज वेरी 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 कंटेंट रिच, in depth. Please do give a thumbs up to the session on YouTube. Thank you for watching. Good luck. Jai Hind, Jai Bharat. Take care.